अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो इसके हवाले से पहली लाइन के अंदर ये मौजूद है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जिस्मानी प्रोसेस होता है और ये कब होता है और कहाँ होगा, किसके अंदर होगा, तो ये फीमेल के अंदर होगा। और फीमेल के अंदर किस दौरानी में होगा तो लिखा हुआ है अकर्स इन रिप्रोडक्टिव एज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर उनकी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होगा, यानी कि जब तक वह रिप्रोडक्शन के एबल होंगी, यानी कि प्यूबर्टी के बाद से, यानी कि जब वो बालिग होती हैं तब से लेकर के तकरीबन 40, 45, 50 सालों तक जो है ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अगर हम बात करेंगे कहाँ होगा तो लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स विद यूटेरस। जिन लोगों के पास यूटेरस होगा तो उन्हीं के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलेगा। और लाजिम सी बात है, यूटेरस फीमेल का एक स्ट्रक्चर होता है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स बदलते रहते हैं। और उसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल इवेंट्स भी होते हैं, कुछ जिस्मानी मामलात भी इसके अंदर होते हैं। और इनके सारे होने की वजह क्या होती है, लिखा हुआ है प्रिपेयर द बॉडी फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आगाज़ होना, उसके अंदर हार्मोन्स का बदलना, कुछ जिस्मानी मामलात होना, ये सारे वजूहात जो हैं ये इसलिए आते हैं ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सके। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये कितने दिन तक चलता है, ये 28 दिनों तक चलता है। लेकिन कभी कभार इस साइकिल की लेंथ जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। कभी ये साइकिल जो है ज़्यादा देर भी लगा सकता है, 40 दिन, 30 दिन, ज़्यादा दिनों तक का भी साइकिल हो सकता है। और कभी कभी 28 दिनों के अंदर भी ये साइकिल देखने को मिल सकता है। जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स बदलते रहते हैं। तो कौन से हार्मोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, एक लिखा हुआ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कह रहे हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चार हार्मोन्स जो हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो हार्मोन्स है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो सबसे पहला फेज़ यहाँ पर बयान किया गया है वो है मेंस्ट्रुएशन फेज़। और इसके दौरानी के हवाले से लिखा हुआ है कि ये पहले से लेकर के 5 दिन तक चलता है। आमतौर पर ये 7 दिनों तक भी चल सकता है और कम से कम इसकी जो दौरानिया हो सकता है वो 3 दिन भी हो सकता है। तो आमतौर पर हम इसको कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 दिन तक चल सकता है और उसके अलावा कम से कम ये 3 दिन तक भी मेंस्ट्रुएशन चल सकती है। इसे आमतौर पर मेंसेस भी कहा जाता है। अगर हम महीने के 28 दिन लेते हैं तो महीने के 28 दिनों के अंदर शुरुआती जो दिन होंगे या शुरुआती हफ्ता कहेंगे वो इस मेंसेस का होगा। अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट विद ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत ब्लीडिंग के साथ होगी। और ब्लीडिंग जो है वो कहाँ से आएगी, लिखा हुआ है दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेब्रिज ऑफ डिस्कार्डेड टिश्यूज ऑफ द यूटेरस। यूटेरस में से ब्लीडिंग आएगी और यूटेरस से होती हुई वजाइना के जरिए से बॉडी के बाहर चली जाएगी, यानी वजाइना से खून बहेगा। और उसके अलावा जो कुछ टिश्यूज होंगे यूटेरस के, जिसे हमने देखा था एंडोमेट्रियम जो लेयर थी उसके टुकड़े जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे वजाइना से। तो एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस की लेयर और यूटेरस की लेयर के टिश्यूज बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है क्यों होगा, लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस व्हेन द बॉडी बिकम्स अवेयर केमिकली दैट नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हैज अकर्ड। मेंस्ट्रुएशन तब होगा जब बॉडी को पता चलेगा कि कोई भी प्रेगनेंसी मुमकिन नहीं हुई, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उस नतीजे के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन होगा। आपको मालूम है कि जब प्रेगनेंसी का आगाज़ हो रहा होता है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत के लिए बॉडी को तैयार करने के लिए एक सख्त लेयर बनती है एंडोमेट्रियम की यूटेरस की। और वो इसलिए ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, यानी कि एग जो है वो अटैच हो सके। अगर एग अटैच नहीं हो रहा, एग बना ही नहीं है, तो उस दौरान वो लेयर ख़त्म हो जाएगी, लेयर टूट जाएगी एंडोमेट्रियम की। तो मेंस्ट्रुएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब मज़े लिखा हुआ है फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो है मेंस्ट्रुएशन आता है। ओव्यूलेशन का मतलब ये होता है कि एग रिलीज़ हो चुका हो, एग रिलीज़ हो चुका है और अभी भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकी तो मेंस्ट्रुएशन यानी कि ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। मज़े लिखा हुआ है द प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन इज स्टॉप्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि एक ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करना बंद कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन बंद हो जाएगा। और उसके नतीजे में लिखा हुआ है
and as a result a soft spongy vascular lining of uterus called endometrium breaks off. प्रोजेस्टेरोन के ना आने की वजह से जो हमारे पास लेयर बनी थी यूटेरस की, जो यूटेरस की लाइनिंग थी, वो जो है ब्रेक होना शुरू हो जाएगी एंड स्टार्ट फ्लोइंग अलोंग विद द ब्लड, और वो ब्लड के साथ बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ हमने इसको वेस्कुलर लाइनिंग कहा है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। तो वो लाइनिंग ब्रेक होगी तो साथ में ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा। और ब्लड कहाँ से आएगा, लिखा हुआ है आउट ऑफ वजाइना इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाएगा और साथ में टिश्यूज़ भी मौजूद होंगे। उन सब को इकट्ठा जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो कहेंगे, जिसके अंदर ब्लड और साथ में टिश्यूज़ मौजूद होंगे। टिश्यूज़ कौन से होंगे, एंडोमेट्रियम की टिश्यूज़। मज़ीद लिखा हुआ है द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज़ टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जिस दिन खून आना शुरू हो गया, जिसमें टिश्यूज़ भी मौजूद हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो जब आना शुरू हो गया, हम कहेंगे अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो चुका है। द स्टेज लास्ट अबाउट द 5 days एंड एक्सटेंड फ्रॉम 1 day to 5। तो ये जो है 5 दिन चलेगा। पहले दिन से शुरू होगा, 5वें दिन तक चलता रहेगा। आखिरी जैसे दिन होते रहेंगे, यानी 5वां दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, तो इन आखिरी दिनों के अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लड जो है वो पहले 3 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। अब मज़ीद अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें तो लिखा हुआ है प्रोलिफरेटिव प्री ओव्यूलेटरी फेज़, जो कि 6 से लेकर के 14th डे तक चलेगा। प्रोलिफरेटिव जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हमें देखने को मिल रही है। प्री ओव्यूलेटरी यानी कि ओव्यूलेशन से पहले वाला फेज़। अब इसके बाद से लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, द इंक्रीज इन द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगाज़ से ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ेगा तो उसका काम ये होगा कि वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, यानी कि ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनके अंदर oocyte मौजूद है, तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये फॉलिकल ज़्यादा हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, लिखा हुआ है दीज फॉलिकल्स इंगेज इन ए कॉम्पिटिटिव प्रोसेस टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस। बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स अगर मौजूद रहेंगे और बहुत सारे फॉलिकल्स में एग्स भी बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे, तो अब फॉलिकल्स के दरमियान में एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा। फॉलिकल्स में से कोई एक स्ट्रक्चर चाहेगा, मिसाल के तौर पर अगर कई ज़्यादा फॉलिकल्स मौजूद हैं तो उन कई सारे फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल होगा जो चाहेगा कि वही डोमिनेट रहे, बाकी फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएं। तो लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली ऑल द फॉलिकल्स एक्सेप्ट फॉर वन सीज टू ग्रो। तो सारे फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे सवाए एक के, सिर्फ एक ही ग्रो करेगा। और लिखा हुआ है इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल आर्ट्रीसिया। तो एक प्रोसेस होगा जिसमें सारे फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे सवाए एक के, और उस प्रोसेस को फॉलिकल आर्ट्रीसिया कहेंगे। ये एक एपोटोसिस का यानी कि खुद से सेल को मारने का प्रोसेस होगा। ये जो है प्री प्रोग्राम डेथ होगी जिसके अंदर फॉलिकल्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। हमने कहा कि सारे फॉलिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा और वो है डोमिनेंट फॉलिकल। तो लिखा हुआ है मीनवाइल अ सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल इन द ओवरी कंटिन्यूज टू मैच्योर एंड डेवलप इनटू अ मैच्योर फॉलिकल नोन एज ग्राफिन्स आर वेसिकुलर फॉलिकल। एक जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा ओवरी के अंदर वो बढ़ता रहेगा और वो बड़ा होकर के मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा, जिसको वेसिकुलर या ग्राफिन्स फॉलिकल हम कह रहे हैं। और लिखा हुआ है वेयर oogenesis टेक्स प्लेस। यहाँ पर oogenesis भी होती रहेगी, यानी कि जो oocyte है उसके अंदर भी डिवीजन हमें देखने को मिलेगी। याद रखिएगा जो फॉलिकल्स खत्म हुए उनके साथ साथ उनके oocyte भी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल एक ही मौजूद है जिसके अंदर जो है oocyte मौजूद है। मजे लिखा हुआ है इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो इंड्यूस द ग्राफिन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। ग्राफिन फॉलिकल को ये इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ना सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल जो है इंक्रीज करेगा अपनी साइज को, पर इसके अलावा ये जो है ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करेगा। एस्ट्रोजन के अगर काम की बात करें तो लिखा हुआ है विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड सप्लाई टू द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस नॉन एज एंडोमेट्रियम। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स जो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, इस एस्ट्रोजन का काम ये होगा कि ये एंडोमेट्रियम के पास जो है बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा। ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाएगा एंडोमेट्रियम की तरफ, जो कि इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, यानी यूटेरस की जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। अगर यूटेरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अंदर की तरफ एक लाइनिंग मौजूद है, ये अंदर वाली लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम के पास ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा इस एस्ट्रोजन की वजह से, और ज़्यादा ब्लड की वजह से फिर क्या होगा कि ब्लड जब ज़्यादा पहुँचता है तो ज़्यादा जो है ऑक्सीजन वहाँ पर पहुँचती है, ज़्यादा उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम बिकम लश थिक एंड वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स।
तो एंडोमेट्रियम के पास एक तो ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा पहुंचेंगी, उसके अलावा वो थिक हो जाएगी और उसके अलावा लश हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक और बात भी लिखी हुई है, ऑर्डिनरली सर्विकल म्यूकस इज डेंस एंड एडेसिव। सर्विक्स की बात हो रही है और सर्विक्स के म्यूकस की बात हो रही है। सर्विक्स क्या होगा, ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ये सर्विक्स वाला पार्ट होता है। तो सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर जो है वो म्यूकस मौजूद होता है, यानी कि फ्लूइड मौजूद होता है। तो सर्विक्स का म्यूकस आमतौर पर डेंस होता है, यानी कि ज़्यादा गाढ़ा होता है, और ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से वो ज़्यादा चिपचिपा सा होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को चिपका देता है। और अगर ये ज़्यादा एडेसिव, ज़्यादा चिपकने वाला, ज़्यादा डेंस होगा सर्विकल म्यूकस, तो स्पर्म जो है वो आगे यूटेरस से आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो इसी में फंस जाएगा। लिखा हुआ है, बट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन काजेस टू बिकम मोर फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट। और जब एस्ट्रोजन आएगा तो एस्ट्रोजन की आने की वजह से ये म्यूकस और ज़्यादा पतला हो जाएगा और लेस एडेसिव हो जाएगा, ज़्यादा चिपचिपा सा नहीं रहेगा। फार्मिंग पाथवे दैट असिस्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, और इसके ज़्यादा पतले होने की वजह से स्पर्म की मूवमेंट आसानी से हो पाएगी। और स्पर्म कहाँ से जाएगा, लिखा हुआ है थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूटेरस। सर्विक्स से होता हुआ यूटेरस में स्पर्म जाएगा, फिर वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर आगे चला जाएगा। अब अगर एस्ट्रोजन की मजीद बात करें तो लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन एग्जर्ट नेगेटिव फीडबैक ऑन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन के आने की वजह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कम करने के लिए भी एस्ट्रोजन रिक्वायर होता है। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल कम होगी, और जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होगा तो ये एक सिग्नल होगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने के नतीजे में, और फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। तो अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने के बाद। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो इसका काम क्या होगा, तो इसके आवाज़ से लिखा हुआ है कि ये रिलीज होता है एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव स्टेज। प्रोलिफरेटिव स्टेज के आखिर के अंदर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, और जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड में से, इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द डेवलपिंग एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इनटू द ओविडक्ट। और भी इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो सेकेंडरी oocyte जो फॉलिकल में मौजूद होगा, ग्राफिन फॉलिकल में oocyte मौजूद होगा, वो रिलीज हो जाएगा और वो चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, यानी कि ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। और हमें मालूम है कि oocyte का निकल जाना फॉलिकल्स में से ये ओव्यूलेशन कहलवाता है, और ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी में हो जाता है। लिखा हुआ है विद इन स्पेन ऑफ लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से कम टाइम के अंदर ही ओव्यूलेशन हो जाती है। यानी सेकेंडरी oocyte है वो मैच्योर फॉलिकल्स में से, यानी कि ग्राफिन फॉलिकल्स में से, वेसिकुलर फॉलिकल्स में से निकल आता है। फिर मज़ीद लिखा हुआ है, एडिशनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कन्वर्ट द रप्चर्ड फॉलिकल इनटू अ येलोइश ग्लैंडुलर मास नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। और फिर ये जो फॉलिकल होता है, जो टूट चुका होता है फॉलिकल, इस ग्राफिन फॉलिकल को कन्वर्ट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और ये कन्वर्ट करना भी काम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब हम बात करते हैं सिक्रेटरी फेज, या जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कह रहे हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ओव्यूलेशन के बाद में होने वाला फेज़, या जिसको सीक्रेटरी फेज़ कह रहे हैं। और ये कितने दिन तक चलेगा, ये 15 से लेकर के 28वें दिन तक चलेगा। अगर आपको याद होगा, इन्हीं के नाम अपने यूट्राइन साइकिल के अंदर भी डिस्कस किए थे, क्योंकि जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम होता है। ये दोनों चीज़ें, यूट्राइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल, ये दोनों ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें सीक्रेटरी फेज के हवाले से, इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह रहे हैं। ये थर्ड फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अगर सीक्रेटरी फेज की अगर हम बात करेंगे, ये कब होगा, तो जब प्रोलिफरेटिव फेज हो चुका होगा। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद ओव्यूलेशन होगा, यानी कि oocyte रिलीज हो जाएगा। oocyte के बाद जो है ये हमारे पास सीक्रेटरी फेज होगा। अच्छा, प्रोलिफरेटिव फेज को दूसरा हम लोग फॉलिकुलर फेज भी कह रहे होते हैं। सीक्रेटरी फेज को भी एक हार्मोन कंट्रोल करता है, तो उस हार्मोन के वास्ते लिखा हुआ है द सीक्रेटरी फेज इज प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होगा प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस हुआ है, ये सीक्रेटरी फेज को कंट्रोल करेगा। याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के वास्ते लिखा हुआ है कि एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है और ओवरी के अंदर बनता है एग के रिलीज होने के बाद। और किस में से बनेगा ये भी आपको मालूम है कि फॉलिकल्स के टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम का।
इस सीक्रेटरी फेज के दौरान जो मामला होंगे उनके वास्ते से लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस फेज द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंडोमेट्रियम थिकन्स इन प्रिपरेशन फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी। यूटेरस की जो अंदरूनी लेयर होगी एंडोमेट्रियम वो थिक हो जाएगी ताकि पॉसिबल प्रेगनेंसी हो सके। और मज़ीद लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन प्रोमोट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स को और ब्लड वेसल्स को बनाने का काम इस प्रोजेस्टेरॉन का होगा। ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स के आने के बाद ये होगा कि ये एक सूटेबल इन्वायरमेंट बन जाएगी ताकि एग जो है आ सके और इम्प्लांट हो सके और जुड़ सके। और फिर वो एग जो है वो जो फर्टिलाइज्ड एग है जो जाइगोट है वो आगे चल करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सके। ब्लड वेसल्स बेसिकली ऑक्सीजन और फूड वगैरह प्रोवाइड करने का काम कर रही होंगी। अगर ग्लैंड्स की बात करेंगे तो उनके हवाले से लिखा हुआ है ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम आल्सो प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स दैट कैन सपोर्ट द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तब यहाँ पर वही बात आ गई कि जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें से भी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के अंदर हेल्पफुल होते हैं, शुरुआती स्टेज के अंदर हेल्पफुल होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। मज़ीद लिखा हो ए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन डू नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई यानी कि स्पर्म जो है वो एक के साथ फ्यूज़ नहीं हुआ और इम्प्लांटेशन भी नहीं हुई। इम्प्लांटेशन का मतलब ये है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार हुई थी फुल प्रेगनेंसी के हवाले से उसके साथ अगर वो एग जो है अटैच नहीं हो सका तो उस सूरत में लिखा हुआ है द कॉर्पस ल्यूटियम बिगेन टू रिग्रेस। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो गया तो प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा। दिस ड्रॉप इन हार्मोन लेवल्स कॉज द एंडोमेट्रियम टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन। इस हार्मोन के प्रोजेस्टेरॉन की कम होने की वजह से एंडोमेट्रियम खत्म होना शुरू हो जाएगी लीडिंग टू द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की दोबारा से शुरुआत होगी इस एंडोमेट्रियम के टूटने के नतीजे में। अब अगर हम इस बुक में मौजूद तस्वीर को देखेंगे तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन के हवाले से 7 दिन का टाइम पीरियड बताया गया है कि 7 दिन तक जो है मेंस्ट्रुएशन होगी। फिर 7 दिन के बाद जो है फॉलिकुलर फेज शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कह रहे होते हैं या जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होगी, एग रिलीज होगा 14th डे पर। फिर जो है ल्यूटल फेज हमारे पास शुरू हो जाएगा जिसको हम सीक्रेटरी फेज कह रहे थे। अब यहाँ पर फॉलिकुलर लफ्ज़ से मुराद यहाँ पर फॉलिकल्स के होना, फॉलिकल्स का यहाँ पर मौजूद रहना और ल्यूटल फेज का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम का यहाँ पर मौजूद रहना। और फिर 28 दिनों के बाद दोबारा से यही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। अब अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे यूट्राइन और ओवेरियन साइकिल दोनों को दिखाया हुआ है। शुरू के 7 दिनों तक ब्लीडिंग चलती है, इस पीरियड को हम लोग मेंसेस भी कह रहे होते हैं और मेंस्ट्रुएशन भी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज जिसको हमने दूसरा फॉलिकुलर फेज कहा, 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, सीक्रेटरी फेज यानी कि फिर ल्यूटल फेज हो गया। अब यहाँ हार्मोन्स की बात करेंगे तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बिल्कुल ही पहले नीचे मौजूद है, उसके अलावा इनहिबिन जो है वो भी नीचे मौजूद है। फिर एस्ट्रोजन को देखेंगे तो वो ऊपर आ जाता है, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन की यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो पहले जो है प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान एस्ट्रोजन आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर एस्ट्रोजन के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन बहुत ही कम हो जाता है। और उसके अलावा इनहिबिन जो है वो भी बढ़ता हुआ आपको बाद में नज़र आ रहा है। और एक और हार्मोन के अंदर आपको तेज़ी नज़र आ रही है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर प्रोजेस्टेरॉन में भी आपको कमी होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स। फॉलिकल जब खत्म हो चुका है फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब तक मौजूद रहेगा प्रोजेस्टेरॉन रहेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब खत्म हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी उसके साथ में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो थीका लफ्ज़ लिखा हुआ है, थीका का वैसे मतलब होता है एक कवरिंग, एक इन्वेलप, जैसे कि उस साइड के ऊपर एक यहाँ पर फॉलिकल कवरिंग की तौर पर मौजूद है। एंट्रम कह रहे होते हैं कैविटी को, जैसे कि आप यहाँ पर इसके अंदर कैविटी देख रहे हैं। फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कॉर्पस एल्बीसियन लिखा हुआ है। ये कॉर्पस एल्बीसियन जो है ये रिग्रेसिव स्टेज होती है, यानी कि जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी जो ख़त्मशुदा स्टेज होती है, काफ़ी ज़्यादा उसका रिड्यूस होने वाली जो स्टेज होती है वो कॉर्पस एल्बीसियन कहलवाती है। अगर हम बात करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर वो बढ़ते भी हैं तो एस्ट्रोजन जो है उन्हें ख़त्म कर देता है। और अगर हम बात करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है ओव्यूलेशन के टाइम पर, फिर दोबारा से उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर बढ़ेगा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ये बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर एस्ट्रोजन उसे दोबारा से कम कर देता है। तो यहाँ पर आपने इसी तस्वीर के अंदर यूटेराइन साइकिल को भी देख लिया। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करेंगे तो आपने ओवेरियन साइकिल को भी देख लिया कि ओवरी के अंदर किस तरह से मामला हो रहा होता है। यूटेराइन साइकिल के अंदर यूटेरस के मामले की बात हो रही होती है और ओवेरियन साइकिल के अंदर हमें मालूम है कि ओवरी की बात हो रही होती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और उसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो दो हमारे शॉर्ट टॉपिक्स होंगे। एक तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, और दूसरा जो होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनके रोल का डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दो टॉपिक्स के साथ। और हाँ, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, जीनियस फॉर्ज इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने रहे फर्स्ट ईयर क्लास की वीडियोस को सीक्वेंस के साथ में। इंशाल्लाह जैसे ही फर्स्ट ईयर क्लास कंप्लीट होगी फिर इंटर क्लास का भी कंप्लीट भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो तरीक़ेकार है वो ये है कि दोनों बुक्स को, फेडरल और सेंट, दोनों को साथ में डिस्कस किया जा रहा है। तो विजिट करना ऐसे भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपके लिए भी बहुत कारआमद होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।